यदि आप मेरा भी लाइव सेशन देख रहे होंगे तो वहां पर इंटरनेट की वजह से ये जो वीडियो था ये बीच में ही कट हो गया और मैं दोबारा इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ लाइव सेशन को। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं और जो मेरा लाइव प्रसारण अभी देख रहे थे उनसे निवेदन करूंगी कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देखिए। और जो प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष रख रही थी सेक्शन 9 का केस के विषय में, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही थी कि सेक्शन 9 का केस करने के फायदे क्या हैं, किस तरह से प्रक्रिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी साझा कीजिए और अधिक से अधिक इस लाइव सेशन को आप साझा कीजिए अपने पेज में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेक्शन 9 के केस करने से फायदे क्या हैं और साथ में बता रही थी कि आपको करना क्या है। आपको फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा, एक याचिका दायर करनी पड़ेगी जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपको नहीं रख रहा है और बेवजह वो आपको छोड़कर गया हुआ है, ये बात आपको रखनी पड़ेगी। साथ में देखिए, जब ये मामला न्यायालय में आता है, फैमिली कोर्ट में आता है सेक्शन 9 का केस, तो दोनों पक्ष को पहले समझाने की कोशिश की जाती है, बातचीत से ही मामला सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। किसी काउंसलर के पास आपको भेजा जाता है कोर्ट में ही। यदि बातचीत सफल हो जाती है और अलग रहने का कोई ऐसा आधार नहीं है तो आपके पार्टनर को आदेश दिया जा सकता है कि आप उनके साथ रहें, यानी कि आपके पक्ष में डिग्री पारित की जा सकती है। तो विवाह को अगर आपको बचाना है तो सेक्शन 9 का सहारा लीजिए। इसके लिए आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। ये दस्तावेज है, शादी का कार्ड होना चाहिए, विवाह का पंजीकरण आपने अगर कोर्ट में किया है, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो भी आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर पहचान पत्र के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड भी चल सकता है। और एड्रेस के लिए आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट हो, बिजली का बिल हो, राशन कार्ड की कॉपी हो, ये भी आपके पास होना चाहिए। और यदि आपने पहले अपने पार्टनर को बुलाने की कोशिश की है, जैसे आपने किसी वकील साहब से नोटिस भिजवाया है, उन्हें साथ रहना है, तो अगर इस तरह से कोई पत्र आपने भेजा है तो वो भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहले आप कोशिश कीजिए कि न्यायालय का रुख ना करना पड़े। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, अब हमारे केस में न्यायालय ही हमारे लिए सही है, तो फिर ध्यान रखिए कि एक एक डॉक्यूमेंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जब आप कोई याचिका दायर करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको अपने वकील साहब से मदद लेनी होगी। और फिर जब याचिका लिखी जाती है तो दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा जाता है कि आप कोर्ट में उपस्थित हो और अपना पक्ष रखिए। इसके बाद सेक्शन 9 के केस में काउंसलिंग की जाती है, दोनों पक्ष को सुना जाता है कि किसी तरीके से रिश्ते को बचाया जाए, किसी रिश्ते से समझौता कराने की कोशिश की जाए। फिर वहां पर एविडेंस चाहिए होते हैं, सबूत होने चाहिए। अब मान लेते हैं कि पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया है, ठोस कारण है कि पति और पति के घर वाले मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो अगर एक महिला के साथ मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, तो वो महिला क्यों रहेगी? पत्नी नहीं रहेगी, वो अलग रहेगी। यदि उनके द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि मेरे साथ हिंसा हो रही है, गाली गलौज हो रही है, तो फिर वहां पर जो डिग्री होगी वो आपके पक्ष में नहीं आएगी और ऐसी याचिका फिर खारिज कर दी जाती है। यदि कोई जो सेक्शन 9 की डिग्री अगर आपके पक्ष में नहीं आती है तो फिर आपकी पत्नी को पूरा अधिकार है कि वो आपके ऊपर केस दर्ज करे। और ध्यान रखिए कि आपको किसी तरीके से समझौता ही यहां पर करना है यदि आप उनको साथ रखना चाहते हैं। फिलहाल आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो मुझे अभी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं अपने वीडियो से आपके वीडियो को ऐड कर लूंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो आपके पेज पर भी आएगा। अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी चाहिए तो आप लाइव मुझसे बात भी कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो आपके पेज में भी आएगा। देखिए, यदि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस दर्ज किया जाता है तो मेंटेनेंस के केस में कुछ ना कुछ तो आपको मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी। अब आप वहां पर बचाव ये कर सकते हैं कि यदि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप वहां पर दिखा सकते हैं। और अगर मान लेते हैं एक पत्नी ने यह कहा कि भाई मुझे हर महीने अपने पति से 20,000 रुपया चाहिए, और कोर्ट ने वो ऑर्डर दे भी दिया कि उन्हें 20,000 रुपया, पति को बोला कि आपको हर महीने अपनी पत्नी को 20,000 रुपया देना ही देना है, लेकिन आपको ये लगता है कि 20,000 रुपया ठीक है, अगर बांध भी दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिए कि उसकी आपको अपील करनी ही करनी है। क्योंकि अभी तो वो 20,000 रुपया आपकी पत्नी को दिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने के बाद वो 20,000 रुपया उनके लिए कम पड़े, तो अपील पे आपको जाना ही जाना है। इसी तरीके से महिला को भी अगर 20,000 रुपया मिल गया है तो भी उसे अपील करनी है कि इतने से मुझे जो भी मेरा घर गृहस्थी है वो नहीं चलेगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे की फीस भी है, ट्यूशन का खर्चा है, मेडिकल, सारी चीजें देखनी है। तो अपील मेंटेनेंस के केस में अवश्य करनी है। पति को बचाव के लिए करनी है कि मुझे कम से कम
मेंटेनेंस देना पड़े और पत्नी को अपील इसलिए करनी है कि वो अधिक से अधिक पैसा पति से ले सके। तो ध्यान रखिए कि अपील का जो विकल्प है वो हमेशा खुले रखिए, वहां पर आपको अपील करनी ही करनी चाहिए। देखिए, अगर पत्नी अलग रहती है, बच्चे आपके साथ रहते हैं, बहुत सारे केस में ऐसा है कि पत्नी और पति दोनों कामकाजी हैं। अब पत्नी बाहर रहकर नौकरी करती है, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई नौकरी छोड़कर आपके साथ ही वो रहे। अगर पारिवारिक दृष्टि से मैं देखूं, जहां पर दोनों परिवार संपन्न है, जहां पर एक पति अपनी जरूरत पूरी कर ले रहा है, परिवार की, पत्नी की, बच्चों की, खर्चे उतने नहीं है, लेकिन फिर भी पत्नी बाहर जाकर अलग शहर में जाकर नौकरी कर रही है क्योंकि उसका ध्यान है कैरियर पर, अपने आप पर फोकस है। तो परिवार की ओर से देखा जाए तो ये गलत है। जब आपका परिवार चल रहा है सही तरीके से, आपकी जरूरत सब पूरी हो रही है, तो वहां पर एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिससे आपकी घर गृहस्थी खराब ना हो। लेकिन अगर कानून की बात करूं तो कानून ये कहता है कि किसी भी महिला को समानता, हर महिला को समानता का अधिकार है। जैसे एक पुरुष को अधिकार है कि वो बाहर जाए, नौकरी करे, अपने कैरियर का चुनाव करे, ठीक इसी प्रकार एक महिला को भी पूरा अधिकार है कि वो अपना कैरियर का चुनाव कर सकती है, आजादी से रह सकती है। तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते कि आप बाहर मत जाइए, नौकरी मत कीजिए या नौकरी छोड़ दीजिए। यदि पति के द्वारा ये कहा जाता है कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, तो ये भी एक तरीके से पत्नी के साथ हिंसा मानी जाती है। यहां पर पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। तो अगर किसी पत्नी को रोका जाता है पति के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा कि आपको नौकरी नहीं करनी है, तो यह भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पत्नी मांग कर सकती है। तो यहां पर यह कोई क्रूरता नहीं है पति के साथ। अब पति ने यह तर्क दिया कि मेरी पत्नी अलग शहर में जाकर नौकरी कर रही है और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभा रही हैं और मेरे साथ ये मानसिक क्रूरता हो रही है। इस आधार पर वो कोर्ट चला गया कि भाई मेरे साथ तो हिंसा हो रही है, क्रूरता हो रही है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। तो ये कोई पति के साथ क्रूरता नहीं है। पति के साथ क्योंकि उसको अपने नौकरी करने का उसे चुनाव है, उसको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। तो ये कोई, अगर मैं परिवार की दृष्टिकोण से बात करूं तो परिवार के लिए तो गलत है, लेकिन अगर आजादी की बात करूं, महिला और पुरुष की चुनाव की बात करूं, तो उसमें उस महिला का कोई दोष नहीं है। तो इस आधार पर आप उनसे तलाक की अगर मांग कर रहे हैं, जिनके द्वारा ये प्रश्न था, उनसे मैं यही कहूंगी कि ऐसे मामले खारिज कर दिए जाते हैं। कोई बीच का रास्ता आप निकालिए, या तो आप अपनी जॉब उन्हीं के शहर में आप नौकरी कर सकते हैं, या ये कोशिश कीजिए कि वो अपनी जॉब छोड़कर आपके शहर में आकर, जहां आप साथ रह रहे हैं, वहां पर आप नौकरी कर लें। मैडम, और बुरा ना मानो तो एक बात बताएं, हम पुलिस, थाना, वकील, कोर्ट और परिवार के बीच में आ जाते हैं, ना तो परिवार का टूटा। देखिए, ये तो बिल्कुल बात आपके द्वारा हकीकत में कही गई है कि जब हर कोई एक जैसा नहीं होता है। पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं ये दूंगी। दूसरा, यदि पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो वकील साहब हो, या चाहे वो जज साहब हो, जो रिश्ता उन दोनों का है, जिस तरीके से वो एक साथ एक जीवन को जी रहे हैं, एक घर में रहकर वो अपनी बातों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, उन दोनों को वो दोनों ही समझ सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति समझ नहीं सकता है। अब वकील साहब के पास हो, चाहे थाने में बात आती है, तो सामने वाला पार्टनर कितना झूठ बोल रहा है और क्या वो चाहता है, उसकी मंशा तो कोई भी नहीं जान सकता। आपके मन में क्या चल रहा है और आप अपने शब्दों को सामने वाले के सामने कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, वो निर्भर करता है। वकील हो चाहे पुलिस वाले हो, उनको तो सिर्फ एविडेंस से मतलब होता है। अब एक क्लाइंट ये कहता है कि मुझे तो रहना ही नहीं है, मुझे अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना है, मुझे या अपने हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं है, मुझे हर हाल में उनसे अलग होना है। तो वहां पर फिर उपाय बताए जाते हैं कि आप अगर जब रहना नहीं चाहते हो तो भाई आपके पास ग्राउंड होने चाहिए तलाक के लिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके मन ने कहा कि नहीं मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है या पति के साथ नहीं रहना है, तो आप ऐसे ही आपको तलाक मिल जाएगा, ऐसे तो नहीं मिल सकता। तो उस वक्त आपको एक वैध आधार होने चाहिए कि जिस ग्राउंड पर आप उनसे अलग होना चाहो। अब वो स्टोरी बताता है कि नहीं ऐसा 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 है, इस हिसाब से तो फिर वकील साहब ये बताते हैं कि भाई आप इस तरह से एविडेंस तैयार कीजिए, इस तरह से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। वो जो हर एक चीज होती है वो क्लाइंट की ही होती है, क्योंकि वो क्लाइंट खुद ही बताता है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है। और सबकी, मैं ये कहती हूँ कि सबकी अपनी सोच होती है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है कि हाँ आप इसी का चुनाव करें, वो क्लाइंट का खुद का डिसीजन होता है। देखिए, बिल्कुल आज के समय में झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है, पहले तो सहन शक्ति कम हो रही है लोगों की, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो।
एक पति जो दिन भर बाहर रहकर काम करता है वो तुरंत आकर सारा गुस्सा अपनी पत्नी में निकालता है। हो सकता है उसको लगता हो ये मेरी नॉर्मल बातें हैं, वो गुस्सा निकाल रहा है, वो कुछ भी कह दे रहा है, उसका सम्मान नहीं कर रहा है या 4 लोगों के बीच में उसे डांटता है, उसको लगता है इस पर मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति, उसका भी कुछ एक आत्मसम्मान है। आपने कह दिया लेकिन उस व्यक्ति को बुरा लगा, उसे बुरा लगा। अब एक महिला वो है जो चुपचाप सुन लेती है, सहन कर लेती है, समझ लेती है कि हाँ इस वक्त ये गुस्से में है या मुझे ये बात अपनी घर से बाहर नहीं कहनी है। एक महिला वो है जो तुरंत, बात बहुत छोटी सी थी, उस बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, मायके वालों ने फिर सपोर्ट किया, मायके वालों ने कहा नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, तुम तो इंडिपेंडेंट हो, तुम तो कमाती हो, ऐसे आदमी को छोड़ो, इसके ऊपर तो झूठे केस दर्ज करो। फिर वो बात इस तरह से बढ़ती ही चली जाती है। तो गलती कहीं पर भी हो रही है तो सिर्फ वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ महिलाएं ही गलत है, यानी कि पत्नी ही गलत है। गलती हुई है, किसी से थोड़ी हुई है, किसी से ज्यादा हुई है। अब जिससे बहुत थोड़ी सी हुई है उस पर झूठे केस दर्ज करवा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसे सबक सिखाना है। तो आज जो ये सबक सिखाने के उद्देश्य से लोग कोर्ट कचहरी आ रहे हैं वो बहुत गलत है। वो ये नहीं चाह रहे हैं, वो खुद ये नहीं सोचते हैं कि ये हम अपने साथ ही मानसिक क्रूरता हमारे साथ हो रही है, हम स्वयं अपने साथ मानसिक क्रूरता कर रहे हैं। तो इस बात का बहुत दुख होता है जब 24 साल 25 साल के महिलाएं हैं जो अब जो मुझसे ये कहती हैं, कोई तो ऐसे केस आते हैं कि उनका ये कहना होता है कि मुझे तो सबक सिखाना है, मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे सबक सिखाना है कि मेरे साथ तुमने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है। और अधिकतर आज के समय में या तो सबक सिखाने के उद्देश्य से न्यायालय का रुख हो रहा है या फिर अफेयर, अवैध संबंध। सोशल मीडिया का टाइम है, लोग दोस्ती कर लेते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्ती हो जाती है। फिर दोस्ती ऐसी होती है कि जो आपके घर में आपका पति है, आपकी पत्नी है, आप उनको छोड़कर उस अनजान व्यक्ति से दोस्ती करना चाहते हैं। और फिर जब आप अवैध संबंध बनाए हुए हैं तो फिर घर कलह तो होगी ही होगी, क्योंकि उस वक्त आप ना उस पार्टनर को छोड़ सकते हैं जिसके साथ आप अवैध संबंध में हैं, और ना ही आप उसको छोड़ सकते हैं जिसके साथ आपके बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अधिकतर मामले ऐसे ही न्यायालय में आ रहे हैं जो सालों साल तक चलते ही जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य ही नहीं है कि हम अलग हो। उनका उद्देश्य सिर्फ ये केस चलता रहे और किसी तरीके से बस चलता ही रहे। इस तरह के केस भी आते हैं। कानून देखिए, जब महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, मैं हर बार वीडियो इसी तरह से डालती भी हूं कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कानून बनाए गए थे। उस वक्त वाकई महिलाएं पीड़ित थी, उस वक्त वाकई दहेज के लिए अत्याचार किया जाता था, मारपीट की जाती थी, दहेज हत्याएं होती थी, क्योंकि वहां पर एक लड़की उस वक्त अपने मायके में बात नहीं कर सकती थी। वो ये नहीं कह सकती थी कि मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है, मुझे मारा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त ना टेलीफोन हुआ करते थे, ना अपनी समाचार कोई ऐसा समाचार अपने मायके तक वो महिला पहुंचा पाती थी। तो उस वक्त बहुत जरूरी था ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाना। उस वक्त बहुत जरूरी था, क्योंकि वाकई अत्याचार होता था। महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। कहा जाता था कि भाई हमें कोई बिजनेस करना है, हमें घर में पैसों की कमी है तो तुम अपने मायके से लेके आओ। उस वक्त वो कानून बनना बेहद जरूरी था। लेकिन अब समय बदल गया है। अगर आपने एक बार, अभी देखिए, हर एक लड़की, चाहे मैं हूं चाहे कोई और महिला है, हर महिला अपने घर में रोज बात करती है। मैं भी बात करती हूँ। हो सकता है कि कभी कभी एक दिन में 10 मैं फोन कर लूं, 10 बार भी मेरे माता जी से मेरी बात हो जाती है। तो हर लड़की अपने घर में बातचीत आज के समय में करती है। और ऐसा कहना कि लड़कियां आज के समय में बातचीत कर रही हैं, फोन का ज्यादा प्रयोग कर रही हैं, इसलिए बिगड़ जा रही हैं, मायके वाले उनको भड़का देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो दिन भर अपने माता पिता से बात करती रहती है। कौन लड़की माता पिता से बात नहीं करेगी? हर लड़की करेगी। लेकिन हाँ, उस लड़की की समझदारी है जो अपने घर की जो कलेश अगर हो रहा है, उस घर में कलेश हो रहा है, तो उसकी जानकारी अपने मायके तक ना पहुंचाए, अपने दोस्तों तक ना पहुंचाए, वो उस पर निर्भर करता है। तो यदि एक महिला जो रोज की बातें, कि भाई आज मेरी कहाँ सुनी हो गई, मेरी सास से कहाँ सुनी हो गई या मेरे पति से हो गई, वो रोज अपनी बातें अगर मायके में पहुंचाएगी तो किसी ना किसी दिन तो उसको बोला जाएगा ना कि हाँ तुम एविडेंस तैयार करो, क्या पता कल को कुछ नुकसान हो जाए तुमको। तो बस यही फर्क होता है। बात रोज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि महिला बात ना करे अपने परिवार से, लेकिन हाँ उस महिला को ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कितनी बात ससुराल की मायके वालों को बतानी है या मायके वालों की ससुराल वालों को बतानी है। सेक्शन 9 का केस करने से नुकसान, फायदा तो मैंने अभी वीडियो में बताया था। नुकसान देखिए यही है कि अगर आप तलाक लेने की सोच रहे हैं तो फिर सेक्शन 9 का केस मत डालिए, क्योंकि सेक्शन 9, हाँ अगर आप 2 या 3 साल रुक सकते हैं और आपके पास कोई वैध कारण नहीं है, जैसे वाइफ घर छोड़कर चले गई है, कोई ठोस कारण नहीं है, आप मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक विचार है कि अगर वो नहीं आएंगी तो क्या होगा, तो फिर ये जो सेक्शन 9 का केस आपने
डाला है, इसी को ग्राउंड बनाकर फिर आप तलाक की मांग कर सकते हैं। अगर किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उत्पीड़न अगर है, किसी पुरुष के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उसके पास भी कानूनी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है। पुरुष वर्ग के पास एविडेंस की कमी होती है, सबूतों की कमी होती है, जिसके कारण वो केस उनके खारिज कर दिए जाते हैं। उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक हिंसा हो रही है, बार बार जान की धमकी दी जा रही है कि तुम्हें जान से मार देंगे ससुराल वालों की तरफ से, लड़के के मतलब लड़के के ससुराल वालों की तरफ से, लड़की के मायके वालों की तरफ से, तो आप बिल्कुल मामला दर्ज करवाइए। कई बार देखिए, एक बात और, महिलाओं, अगर कोई महिला मेरे चैनल से जुड़ी हुई है इस वक्त लाइव, अगर मैं मुझे सुन रही है, कई बार जब महिला घर छोड़ के जाती है, महिला के साथ अत्याचार हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज हुई और वो तुरंत अपना सामान भी नहीं लेती है, तुरंत किसी तरीके से जान बचाकर वो चली जाती है। उसके बाद जब भी महिला घर छोड़ के जाती है तो जहां वो जा रही है, मायके में या कार्यस्थल में जा रही है, तो वहां पर एक एप्लीकेशन आप जरूर दीजिए थाने में कि मैं इतनी तारीख को घर छोड़ के आई हूं और वहां से मैं एक सामान भी नहीं लेके आई हूं। कई बार पति और पति के घर वाले उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा देते हैं। एक महिला थी, किसी तरीके से वो जान बचाकर अपने मायके में पहुंची, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया, सास ने चोरी का आरोप लगा दिया तुरंत। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई महिला घर छोड़कर तुरंत जा रही है तो वो एक एप्लीकेशन नजदीक के पुलिस स्टेशन में दीजिए कि मैं इतनी तारीख को घर छोड़ के आई हूं और मैं यहां से एक भी सामान लेके नहीं आई हूं, क्योंकि इस तरह से भी झूठे आरोप पति और पति के घर वालों के द्वारा लगा दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि बहुत छोटी छोटी बात होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है, और अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर मामले दर्ज हो जाते हैं। डीवी एक्ट से जुड़ा हुआ एक मामला है। डीवी एक्ट के तहत आप इंटरिम मेंटेनेंस की पाने का अधिकार रखती हैं। आप जो भी आपका भरण पोषण है, जो भी आपका मेंटेनेंस, जो आप केस करना चाह रही हैं और आपके पास मान लेते हैं कि पैसों की कमी है, तो आप तुरंत डीवी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करवा सकती है। वहां पर आप मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकती है। देखिए, डीवी एक्ट और सेक्शन 9 में क्या अंतर होता है। सेक्शन 9 पति और पत्नी को एक घर बसाने के लिए एक विकल्प है, एक केस है जिससे आप अपना घर बसा सकते हैं। और जो डीवी एक्ट है, वो डीवी एक्ट आपको अधिकार देता है। अधिकार जैसे घर में रहने का अधिकार देता है महिला को, खर्चा वो ले सकती है पति से, प्रोटेक्शन ऑर्डर वो ले सकती है, इंटरिम कस्टडी वो ले सकती है। कई बार पत्नी को घर से बाहर कर दिया, बच्चे को अपने पास रख लिया, तो वहां पर वो इंटरिम कस्टडी भी बच्चे की ले सकती है। अगर उसे खर्चा नहीं दिया जा रहा है तो इंटरिम मेंटेनेंस ले सकती है, प्रोटेक्शन का ऑर्डर ले सकती है। अगर एक महिला है, महिला के साथ मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है उस घर में, लेकिन महिला मायके नहीं जा सकती, अपने उसके मायके में कोई नहीं है, तो उस घर में रहकर भी महिला बिल्कुल प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। वहां पर कोर्ट, अगर कोर्ट को यह लगता है कि इस महिला को इस घर में उसके ससुर से दिक्कत है, उसके पति से दिक्कत है या सास से दिक्कत है इवन, तो वहां पर प्रोटेक्शन ऑर्डर में घर के मेल मेंबर को भी बाहर किया जा सकता है। वहां पर अगर महिला के साथ किसी भी प्रकार से अनहोनी होने का डर है तो वहां पर महिला प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकती है। बिल्कुल एक महिला को अपने ससुराल में रहने का भी अधिकार है। मुझ पर 144 का केस किया है, साथ में झूठे इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया है 2 साल पहले, तब से अलग अलग रह रहा हूं। देखिए, अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस है वो तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा। अब आपको वहां पर अपना बचाव किस तरह से करना है, ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितना कमाते हैं, आपकी वाइफ कितना कमाती है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कितना है, वहां पर आप मेंटेनेंस का बचाव कीजिए। अब रही बात तलाक की, तो तलाक के लिए वैध आधार होना चाहिए। अब जैसा कि आपने कहा कि आपको घर से निकाल दिया, वो घर किसका है? क्या आप अपनी वाइफ के घर पे रह रहे थे, उनके द्वारा वो मकान बनाया गया था, या आपके घर से आप ही को निकाल दिया? ये पॉइंट है यहां पर। अगर कोई वैध कारण होगा तो उस कारण को लेकर, उस आधार को लेकर आप तलाक की मांग कर सकते हैं, और एविडेंस तो आपको चाहिए। लेकिन हाँ, कोई वैध कारण आपके पास है नहीं, कोई स्ट्रांग ग्राउंड आपके पास नहीं है, और बिना स्ट्रांग ग्राउंड के अगर आप न्यायालय में आते हैं तो ऐसे जो मामले हो जाते हैं वो खारिज कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले एविडेंस होना चाहिए आपके पास। जब सबूत है, सबूत के साथ साथ कोई वैध आपके पास आधार भी होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिलहाल कुछ प्रश्नों के उत्तर ही मैं दे पाई हूं, और जल्द ही दोबारा लाइव सेशन में आपसे जुड़ूंगी। और जो लोग अभी मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि
वो लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े, क्योंकि मेरे द्वारा लाइव सेशन वहां पर भी लिया जाता है और वहां पर भी मैं प्रश्नों के उत्तर इसी तरीके से देती हूँ। और अभी अपने पेज में मैं अपने YouTube चैनल का लिंक्स आप लोगों के साथ साझा करूंगी, और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपने लिखा है मैंने बनाया था। देखिए, अगर आपने वो घर बनाया है तो ये कोर्ट में आप साबित कीजिए कि आपके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, आप इधर उधर रह रहे हैं, और आप बिल्कुल उस घर में रह सकते हैं। बस ये शर्त, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था, कि अगर उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया हुआ है डीवी एक्ट के तहत, अगर वो ये कहती है कि आपको उनको आपसे खतरा है ना, जैसे उन्होंने कहा डीवी एक्ट के तहत कि मुझे मेरे पति से ही खतरा है, तो और उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लिया है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत, तो फिर एंट्री मुश्किल है। लेकिन अगर घर आपने बनाया है, उन्होंने कोई भी डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया है, तो आप जाइए, बात कीजिए, पुलिस वालों से वहां पर बात कीजिए, और तलाक के लिए वैध आधार आपके पास होना चाहिए। आप बताइए कि भाई मेरा ही घर है, मुझे ही मेरे घर से निकाल दिया गया है। देखिए, अगर बात करूं किसी महिला के घर में रहने की, तो कोई भी महिला, मतलब महिला से मतलब है पत्नी को घर में रहने का अधिकार है। लेकिन अगर बात करूं प्रॉपर्टी की, कि अगर एक पति प्रॉपर्टी बनाता है, उसने कहा कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ पति का ही अधिकार होगा, पत्नी का अधिकार वहां पर नहीं होगा। पत्नी का अधिकार होगा घर में रहने का, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर पति का ही अधिकार होगा। अब अगर उस प्रॉपर्टी पर पत्नी ने भी पैसा दिया है, अगर पत्नी ये कहती है कि मेरे पति ने एक प्रॉपर्टी बनाई, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, इसमें से 50 लाख रुपया मेरा है, और वो ये प्रमाणित कर देती है कोर्ट में कि 50 लाख रुपया मेरी इनकम से आई है या मैंने अपने माता पिता से उधार लिए हैं, तो उस प्रॉपर्टी के 50 हिस्से में पत्नी का भी अधिकार होगा। लेकिन अगर पूरा 1 करोड़ रुपया पति का है, वो घर पति ने बनाया है, तो वो घर वो पति बेच भी सकता है, दान भी दे सकता है, किसी को गिफ्ट भी कर सकता है, तो उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ पति का अधिकार होगा। महिला का अधिकार सिर्फ इतना है कि उस घर में वो रह ले, यानी कि रहने का अधिकार महिला का है, प्रॉपर्टी पर पति का अधिकार है। तो यदि आप घर पे रह रहे हैं तो समझाने की कोशिश कीजिए, दोबारा आप उस घर में जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तलाक के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड की जरूरत होती है, तो ग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो तलाक, और सबूत आपके पक्ष में है, सबूत है, तो फिर आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। अगर एक तरफा तलाक है तो ये प्रक्रिया काफी लंबी है। लेकिन हाँ, अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से अगर तलाक के विषय में सोच रहे हैं, तो यही कहूंगी कि आपसी सहमति से ही तलाक आप दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से निवेदन है कि यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे जुड़िए, वहां पर मैं लाइव सेशन लेती रहती हूँ, वहां पर आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव होता है, और आप लोगों के द्वारा जो भी कमेंट किए जाते हैं या मेरे मैसेंजर पर मैसेज आते हैं या कमेंट जो मेरे वीडियो पे आते हैं, कोशिश करती हूँ कि उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूं। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए और मेरे वीडियो पर कमेंट करते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मुझे उस पर कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।